चैप्टर 6 स्टाफिंग। आज हमारा पार्ट 2 हम करेंगे, जिसके अंदर हम सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे कि हम अगर हमें किसी पोजीशन के लिए किसी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है तो वो एम्प्लॉय कहाँ से आएगा। क्या वो एम्प्लॉय आपका कंपनी के अंदर से ही आएगा, क्या आपका बाहर से आएगा। तो दो सोर्सेस होते हैं एम्प्लॉयज को लाने के लिए कंपनी में, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है। तो अगर मुझे अपनी सेना के लिए सेनापति चाहिए, तो या तो फिर मेरे पास ऑलरेडी जो आर्मी है उसी के अंदर से जो मुझे बेस्ट लग रहा है उसको मैं ले लूं, या फिर मैं बाहर के हायर्ड करूं सेनापति, उनका इंटरव्यू लूं और उन सब सेनापति में से जो मुझे बेटर लग रहा है अपनी आर्मी के लिए मैं उसको सेनापति बनाऊं। सबसे पहले सबसे पहले हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करेंगे, जिसके अंदर आपके दो तीन चीजें होती है, दो चीजें होती है, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस। ठीक है। तो हम ट्रांसफर एंड प्रमोशन करेंगे एज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है जो आपके पास ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर से आप बेस्ट एम्प्लॉय को उस पोजीशन के लिए सेलेक्ट करते हो। सो सबसे पहले इंटरनल सोर्सेज के अंदर हम पढ़ते हैं ट्रांसफर। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर हम किसी बंदे को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम उसका लेवल ऊपर कर रहे हैं या सेम ही लेवल पे उसको मूव करते हुए चले जा रहे हैं। ट्रांसफर होने पे इंसान का लेवल ऊपर हो जाता है या सेम लेवल पे वो अलग अलग जगह मूव कर रहा होता है। ट्रांसफर पे वो सेम लेवल पे रहता है, पर उसका डिपार्टमेंट बदल दिया जाता है, उसकी ब्रांच बदल दी जाती है, उसका ऑफिस बदल दिया जाता है। सो ट्रांसफर इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर। तुम पहले सुबह आ रहे थे, अब तुम शाम को आना। ठीक है। या फिर तुम पहले कैश का काम देख रहे थे, तुम बैंक में हो, तुम कैश का काम देख रहे थे, अब तुम डीडी बनाओगे। ठीक है। सो आपका लेवल सेम रहता है, आपकी ब्रांच चेंज कर दी जाती है, आपका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाता है, या आपका काम करने का समय चेंज कर दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। पर उसके अंदर आपकी पोजीशन ग्रो नहीं करती है। आप सेम पोजीशन पर रह के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहे हो, वर्टिकली मूव नहीं कर रहे हो। ये बात क्लियर हुई। तो ट्रांसफर में आपकी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होती है। इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर विदाउट सब्सटेंसिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेटस। ना आपका स्टेटस बढ़ता है, ना ही आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में लंबा चौड़ा फर्क आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेटस वहीं का वहीं रहता है, सिर्फ आपके डिपार्टमेंट्स या ब्रांचेस को चेंज कर दिया जाता है। इट मे लीड टू आपकी जो ड्यूटी है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, डिपार्टमेंट के हिसाब से वर्किंग कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, पर सैलरी बढ़े जरूरी नहीं है। सैलरी हो सकता है उतनी ही हो, उसके आसपास ही घूमेगी सैलरी। सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं आएगा, आपकी जॉब पोजीशन में इंक्रीमेंट नहीं आएगा। ट्रांसफर जो है, अगर आपकी किसी ब्रांच में ओवर एम्प्लॉय हो रखे हैं, किसी ब्रांच में आपको 10 एम्प्लॉयज चाहिए थे, वहां पे 15 हो रखे हैं, या 10 की जगह 12 हो रखे हैं, और आपकी कोई ऐसी ब्रांच है जहां पे आपको 2 एम्प्लॉयज कम पड़ रहे हैं, तो ओवर स्टाफ वाली ब्रांच से आप अंडर स्टाफ वाली ब्रांच में बंदों को भेज सकते हो। बैंकिंग के अंदर ऐसा होता है। बैंक के अंदर क्या होता है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली की जनरली सारी ब्रांचेस में लोग ज्यादा होते हैं, पर वहीं पे आपकी अंडमान की ब्रांच हो गई, आपकी दूर दराज की कोई ब्रांच होगी, वहां पे लोग कम होते हैं, तो आप यहाँ की ब्रांच से निकाल के दिल्ली से उस ब्रांच में भेज सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेटस बढ़ जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, सिर्फ आपका काम करने की लोकेशन चेंज हो जाएगी, वर्किंग एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा। कीरत, ये बात क्लियर है? ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पे जो है शॉर्टेज हो जाती है सूटेबल एम्प्लॉयज की, शॉर्ट टाइप में आप उसको भर सकते हो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि जब आप ट्रांसफर कर रहे हो, जिस इंसान का ट्रांसफर कर रहे हो उस काम को करने के लायक होना चाहिए। ठीक है। ट्रांसफर्स जो है वो ट्रेनिंग का काम भी करता है कि अलग अलग एनवायरनमेंट में कैसे काम करना है। एक इंसान जो दिल्ली में बैठा है, वही इंसान को आप बिहार भेजो, वहां का वर्किंग एनवायरनमेंट अलग होगा। उसी इंसान को आप जो है अंडमान भेजो, वहां का वर्किंग एनवायरनमेंट अलग होगा। उसी इंसान को आप किसी ट्राइबल छत्तीसगढ़ के एरिया में भेजो, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट अलग होगा। तो ऐसे उस इंसान की ट्रेनिंग होती है, ऐसे उस इंसान की डेवलपमेंट होती है, वो हर सिचुएशन में काम करना सीखता है। ये बात समझ में आई? देन हमारा नेक्स्ट होता है प्रमोशन। प्रमोशन में आप बंदे को एक लेवल ऊपर कर देते हो। ये वर्टिकल मूवमेंट होती है, आप नीचे से ऊपर जाते हो। समझ में आया?
तो या तो आप अपनी कंपनी में आपको बंदे की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, तो दूसरी ब्रांच से दूसरे डिपार्टमेंट से खींच के अपने डिपार्टमेंट में ले आए, ठीक है, सैलरी वैलरी उतनी रखी, बस उसका काम थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। या फिर अगर आपको किसी एम्प्लॉय की जरूरत है तो जूनियर को सीनियर लेवल पे लाके आपने बना दिया। इसका आपको फायदा क्या है कि उस बंदे को, जिस बंदे को आप ट्रांसफर कर रहे हो या प्रमोशन कर रहे हो, उसको आपकी कंपनी के काम के तौर तरीके पता होंगे, वो ऑलरेडी आपकी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसे समझ है कि कैसे काम होता है, तो उसको ज्यादा कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। वहीं पे आप बाहर के बंदे को लाओगे तो आपको उसको पूरा ट्रेन करना पड़ेगा, पूरा माहौल समझाना पड़ेगा। अब तुम लोग मेरी क्लास के साथ कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो तुम्हें ज्यादा समझना नहीं पड़ता कि मैम कैसे कराएगी क्या नहीं कर रही, पर जो तुम्हारी जब पहली क्लास होगी उस दिन एप्रीहेंशन होगी, तो तुम्हें शुरू की 2-3 क्लास एडजस्ट होने में लगी थी। सिमिलरली एक एम्प्लॉय, कोई इंसान किसी नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसको इनिशियली टाइम लगता है, तो वो टाइम पीरियड अगर आप बचाना चाहते हो, वो टाइम पीरियड आप वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ट्रांसफर या प्रमोशन द्वारा अपनी कंपनी में पोजीशन दूसरी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट अंकित पढ़े। प्रमोशन इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। जो एंटरप्राइज बिजनेस होते हैं वो हायर पोजीशन के लिए, अपनी पोजीशंस को फिल करने के लिए जूनियर्स को प्रमोट करते हैं, जूनियर्स को ऊपर के लेवल पे उठाते हैं। इसमें जो है हायर पोजीशन मिलती है, आपकी फैसिलिटीज आपको ज्यादा मिलती हैं, आपकी स्टेटस बढ़ जाता है, आपका सैलरी बढ़ जाता है, तो हर चीज की ग्रोथ होती है इसके अंदर। देन ये वर्टिकल शिफ्टिंग कहलाता है, वर्ड याद रखना, वर्टिकल शिफ्टिंग एंड हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। वर्टिकल शिफ्टिंग होती है, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। अब मैं तुम्हारी क्लास के अंदर सारे बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, टीचर किसी एक को मॉनिटर बनाती है, ठीक है, और टीचर कहती है कि इस हफ्ते में जो बच्चा अपना सबसे ज्यादा काम अपना प्रेजेंट रहेगा और सारा काम पूरा करेगा, मैं उसको मॉनिटर बनाऊंगी, तो उस एक हफ्ते के लिए सब बच्चों का मोटिवेशन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाता है, क्योंकि उस एक बच्चे को जिसको मॉनिटर बनाया जाएगा, उसको एक पोजीशन ऊपर कर दिया जाएगा बाकी सारे बच्चों के कंपैरेटिव। तो ये मोटिवेशन का काम करता है प्रमोशन आपका। जिस बच्चे को चुना जाता है, जिस एम्प्लॉय को चुना जाता है, उनकी लॉयलिटी और सेटिस्फैक्शन उस कंपनी को लेके, उस क्लास को लेके काफी बढ़ जाती है, उस टीचर को लेके काफी बढ़ जाती है। इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है कंपनी में। कंपनी में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है कि अब जैसे एक असिस्टेंट मैनेजर था, उस असिस्टेंट मैनेजर को अगर आपने सीनियर मैनेजर बना दिया, ठीक है, तो अब जो असिस्टेंट मैनेजर की जगह है वो खाली हो गई, मतलब कि बाकी सब में से कोई ना कोई अब असिस्टेंट मैनेजर भी बनेगा, तो एक चेन ऑफ प्रमोशन स्टार्ट हो जाता है। जब आप नीचे के लेवल से एक बंदे को ऊपर कर दो, तो पीछे के जितने लेवल्स हैं वहां पर भी एक एक पोजीशन के लिए जगह बन जाती है, और लोग मोटिवेट होते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं कि शायद अब हमारे लिए भी रास्ता खुल जाएगा प्रमोशन का। इज दैट क्लियर अंकित? तो पहला पॉइंट आपको कह रहा है कि एम्प्लॉयज जो है प्रमोशन के द्वारा काफी मोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक लेवल की पोजीशन प्रमोशन से भरी जा रही है, तो मतलब पीछे की पोजीशंस भी जो है सब एक एक स्टेप जो है आगे होके प्रमोशन से भरे जाएगी। अगर सीनियर मैनेजर की जगह जूनियर मैनेजर को सीनियर मैनेजर बनाया जा रहा है, तो जूनियर मैनेजर की जगह भी खाली होगी, वहां पे भी किसी बंदे को लाके बिठाया जाएगा, उसके नीचे जो सुपरवाइजर होगा उसके नीचे उसको भी किसी की पोजीशन, वो जगह खाली होगी, वहां पे भी किसी को भरा जाएगा। तो एक प्रमोशन जो है चेन ऑफ प्रमोशंस को स्टार्ट करता है, तो सब एम्प्लॉयज को एक चांस मिल जाता है कि उनको प्रमोशन मिल जाएगी। इससे बहुत सेटिस्फैक्शन रहती है, लोग दिल लगा के काम करते हैं, काफी मोटिवेटेड रहते हैं, और पीस रहता है कंपनी को। अगर कंपनी को ये पता है कि हम में से किसी को चुना जाना है और हमेशा हम में से चुना जाएगा, तो लोग शांति से काम करेंगे, पीपल विल बी हैप्पी। सेकेंड पॉइंट, तो आपका जो ये इंटरनल रिक्रूटमेंट है बड़ा सिंप्लीफाइड तरीका है। मेरी कंपनी में ऑलरेडी 2 4 5 10 सालों से लोग काम कर रहे हैं, मुझे पता है उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, उनकी कमियां क्या है, उनकी अच्छाइयाँ क्या हैं, कौन से काम के लिए कौन सा बंदा बेस्ट सूटेबल है, मुझे पूरा आइडिया है मेरे एम्प्लॉयज का, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे साथ काम कर रहे हैं काफी टाइम से। तो मेरे लिए बहुत आसान होगा, जब मुझे जिस तरीके की पोजीशन के लिए जैसा बंदा चाहिए होगा, अपने ही स्टाफ के अंदर से मैं चूज कर लूंगी। मुझे नए बंदे को समझने में टाइम लगेगा, पर पुराने बंदे जो मेरे साथ ऑलरेडी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको समझना, उनमें से सिलेक्ट करना मेरे लिए ज्यादा आसान है। तो इट्स अ सिंप्लीफाइड प्रोसेस। इतना क्लियर हुआ आपको? मतलब है, ये एक तरीके की ट्रेनिंग का काम भी करता है। आप पहले कंपनी में बहुत छोटे लेवल से आए, फिर आपका प्रमोशन हुआ, आपको बड़े लेवल पे दिया गया, वहां पे ट्रेन किया गया आपको उस काम के लिए, उसके बाद उससे सीनियर पोजीशन के लिए आपको चूज करा गया, प्रमोट किया गया, वहां की ट्रेनिंग दी, तो आप लगातार कंपनी में क्या लेते चले गए? ट्रेनिंग लेते चले गए। तो आपका प्रमोशन एक टूल ऑफ ट्रेनिंग है, जहाँ पे आप ओवर द टाइम प्रमोशंस ले लेके ट्रेन होते चले जाते हो। सो इसके अंदर जो है लोगों को चूज किया जाता है, और एक बंदे को जिसको कंपनी में
जो रह रहा है, जो प्रमोट हो रहा है, लगातार कई सालों से काम कर रहा है, तो उसको अलग से ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको बार बार ऑफिस नहीं दिखाएंगे कि चल तेरे को जो है जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन गया तो तेरे को दोबारा ऑफिस दिखाते हैं, सीनियर मैनेजर से असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो तेरे को दोबारा ऑफिस दिखाता है, दोबारा कलीग से बुलाते मिलाते हैं। तो उनको इंडक्शन ट्रेनिंग की, उनको जो है आपकी फर्स्ट जैसे कंपनी के साथ इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं उस मामले में। नेक्स्ट आपका है एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ, फोर्थ पॉइंट पढ़ो। तो अगला पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ का, कि ट्रांसफर जो है इस चीज में बढ़िया है जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा सरप्लस ऑफ स्टाफ हो रखा है, वहां से आप बंदे उठा के जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है वहां पे आप लोगों को सेंड कर सकते हो। देन आपका इकोनॉमिकल सोर्स पड़ता है, ये आपका बहुत समय बचाता है, पैसा बचाता है, टाइम एंड एनर्जी बचाता है। तो ये आपको इकोनॉमिकल भी पड़ता है, क्योंकि आपकी कंपनी में जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उन्हें कंपनी के तरीके पता है। अगला है लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल सोर्सेस। गुरुवंश वीडियो ऑन करो। लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्स, अभी हमने फायदे पढ़े थे कि इंटरनल सोर्सेज के क्या क्या फायदे मिलते हैं। अब हम उसके नुकसान पढ़ेंगे कि इंटरनल सोर्सेज की क्या क्या कमियां रह जाती हैं। सबसे पहले जब वैकेंसीज बढ़ जाती हैं इंटरनल प्रमोशन से, फ्रेश टैलेंट के आने के मौके कम रह जाते हैं। ठीक है, अब वही लोग, वही बातें, वही आइडियाज, कुछ नया नहीं आता है। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फ्रेश टैलेंट की। जब आप इंटरनली अंदर के वही 10 लोगों में से सबको प्रमोट करे जा रहे हो, तो आपके पास फ्रेश आइडिया वाला जवान खून, एक फ्रेश माइंड, फ्रेश सोच वाला इंसान नहीं आ पाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट, फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस। तो आपको सब अंदर का ही रह जाते हैं लोग, कुछ नया नहीं आता। सेकेंड, एम्प्लॉयज बिकम लेथार्जिक। पता ही है हमारी प्रमोशन होनी है, हम में से ही कोई आना है आगे, तो क्यों मेहनत करनी है। सरकारी नौकरी में ऐसा होता है कि नहीं। सबको पता है कि एक एक करके हमारी हर साल जो है सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 7th पे कमीशन आएगा और बढ़ जाएगी, क्यों मेहनत करनी है, मिल तो रही है। तो लोग आलसी हो जाते हैं, सबको पता मिलना ही है। थर्ड आपका होता है न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्सेज। अब मैंने दुकान ही नहीं खोली है, मैंने बिजनेस ही नया खोला है, तो मेरा इंटरनल क्या होगा, मेरे पास तो सब कुछ ही फ्रेश लाना पड़ेगा। तो एक जो नया बिजनेस ओनर है, एक नया बिजनेसमैन है जिसने नया काम शुरू करा है, उसका इंटरनल तो वो कर ही नहीं सकता, उसको तो एक्सटर्नल ही करना पड़ेगा। उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है इंटरनल वाला। देन फोर्थ जो है कंपटीशन जो है वो रह जाता है, लोग कॉम्पिटिटिव नहीं रहते हैं, और सॉरी, द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉयज में बी हैम्पर्ड। भाई कंपटीशन नहीं रह जाता लोगों के अंदर, सबको पता है सब क्या है, तो लोग जो है अपनी ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज, जब एम्प्लॉयज को बार बार उनके ट्रांसफर कर दिया जाए तो उनकी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है। एक इंसान जो दिल्ली में बैठा है, उसे दिल्ली के तौर तरीके पता है, दिल्ली की ब्रांच कैसे काम करती है उसको पता है, पर उसी बंदे को अगर बिहार भेज दिया जाए, ठीक है, उसको वहाँ का एम्प्लॉय का, वहाँ के जो क्लाइंट्स होंगे उनका तौर तरीका बिल्कुल अलग होगा। धीरे धीरे उसने वो चीज समझी, उस चीज से अडाप्ट करा, उसको भेज दिया आपने दादर एंड नागर हवेली, वो गुजरात की साइड भेज दिया कहीं पे तो वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसके अंदर फिर वो और परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसकी अब जो है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी, उसका मोटिवेशन कम होने लगेगा कि एक बार मुझे यहाँ फेंक देते हैं, एक बार मुझे वहां फेंक देते हैं, या फिर आप उसको पहले एक काम सिखा रहे थे, फिर अगले दिन उसने आपने उसको एक महीने बाद दूसरा कुछ काम दे दिया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी के अंदर कमी आ जाती है, वो एक काम के अंदर फिर अपना स्पेशलाइज नहीं कर पाता। तो ये उसकी प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये हमने मेरिट्स पढ़े और ये हमने डिमेरिट्स पढ़े। अब जो है, अब हम करेंगे सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, कि अगर हमें बाहर से टैलेंट लाना हो, बाहर से एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना हो, उसके लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले आपके पास होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर आप जो है सेमी स्किल्ड वर्कर्स को हायर करते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कभी किसी ने किसी फैक्ट्री के बाहर ऐसे बोर्ड लगा हुआ देखा है, आवश्यकता है तो कारपेंटरों की एक, इसकी एक, उसकी, ऐसा कुछ बोर्ड देखा है? यस, आई एम एबल टू हेयर यू। सो आप लोगों ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का इस तरह से देखा होगा, जहाँ पे कंपनी के बाहर ही बोर्ड लगा दिया जाता है, ब्लैक बोर्ड टाइप होता है, और उसके ऊपर साफ साफ लिख दिया जाता है आवश्यकता है। ठीक है, 2 फील्ड बॉयज की, एक जॉब लिफ्टर की, समथिंग समथिंग इस तरह से आपको होता है। इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। इसके अंदर आप सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को हायर करते हो, और ये जो है लोग, ये जो वर्कर्स हैं, ये आपकी फैक्ट्री के बाहर आके आपके बोर्ड को देखते हैं और उस जॉब के अकॉर्डिंगली आपको आके अप्लाई
करते हैं। इसमें जो सैलरी दी जाती है, जो वेजेस दिए जाते हैं, डेली बेसिस पे दिए जाते हैं। सो इट्स मोर लाइक दिहाड़ी वर्कर। ठीक है, इनको बादली वर्कर्स भी कहते हैं, दिहाड़ी बेसिस मिलती है। और ये बहुत सस्ता तरीका है, आपने सीधा बोर्ड लगाया, जिसने देखा वो आ गया नौकरी मांगने के लिए। इसके अंदर जो है आप कैजुअल वैकेंसी भर सकते हो। और ये इस टाइम, ये आपके उस टाइम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि आपके अपने एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी लगे हुए हैं कंपनी में, पर कुछ अर्जेंट काम है और वो लोग अब आज अवेलेबल नहीं है, तो उनकी पोजीशन को जल्दी से जल्दी फिल करने के लिए आप बाहर बोर्ड पे आवश्यकता है वाला नोटिस बोर्ड लगा देते हो। तो इसके अंदर आपको कीवर्ड याद रखने हैं, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स, बादली वर्कर, डेली वेजेस, नोटिस बोर्ड, ये सब चीज़ें आप लगा देते हो। अगला होता है कैजुअल कॉलर। सो अगला आपका होता है कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर क्या है कि आपका वर्क चल रहा है, आपका बिजनेस चल रहा है, अपने आप ही लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हम अप्लाई करना चाहते हैं आपकी कंपनी में, आपके यहाँ कोई पोजीशन है तो हमें बताइए। जैसे कि अब हमारा जैसे ट्यूशन सेंटर है, हमारा कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं वो आ जाते हैं कि आपको क्या टीचर की रिक्वायरमेंट है, आपको मैथ्स के टीचर की रिक्वायरमेंट है क्या, आपको अकाउंट्स के टीचर की रिक्वायरमेंट है क्या, ये आप मेरा बायोडेटा रख लीजिए। आपके पास जब भी कभी रिक्वायरमेंट आएगी तो आप मुझे कॉल करके बुला लीजिएगा, आप मेरा डेटा रख लीजिए। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर कल को हमें टीचर की रिक्वायरमेंट है, या हमारे जो अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको कोई और भी सब्जेक्ट्स के लिए टीचर की रिक्वायरमेंट है जो हम नहीं पढ़ाते हैं, तो हम उनको वो टीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं। उनको एक तरह से ये हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का काम करता है कि हमें जब भी आगे रिक्वायरमेंट होगी एम्प्लॉयज़ की, हमें आगे टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारे पास ऑलरेडी एक डेटा बेस होगा जिसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लोग खुद ही आगे अपना बायोडेटा दे गए। उसको हम कैजुअल कॉलर्स कहते हैं। थर्ड आपका होता है एडवर्टाइजमेंट, जो आप न्यूज़पेपर में, रेडियो में, प्रिंट मीडिया में जनरली या इंटरनेट के आप देते हो एडवर्टाइजमेंट। सो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। एंड आपका जैसे न्यूज़पेपर है, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी वाइडर चॉइस बढ़ जाती है, बिकॉज बहुत सारे लोग आपके पास न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ने के बाद अप्लाई करते हैं। तो सीनियर पोजीशन, द इम्पोर्टेंट वर्ड इज मिडल एंड सीनियर पोजीशंस जो होती हैं कंपनी की, वो इसके द्वारा भरी जाती है, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐड देना बहुत महंगा पड़ता है। तो आप 8-10 हज़ार वाली जॉब के लिए न्यूज़पेपर में ऐड नहीं दोगे जनरली, आप एक हायर पोजीशन के लिए, बंदे के लिए आप न्यूज़पेपर में ऐड दोगे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप न्यूज़पेपर में अपने बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि आपकी कंपनी क्या है, क्या वर्क करती है, कैसा प्रोफाइल है, ये सब दे सकते हो। प्लस आपके पास जो है अप्लाई करने के लिए बहुत सारा डेटा आता है, बट इसका नुकसान क्या है कि कई बार आपके पास इतना ज़्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं जिसमें से काफ़ी लोग सूटेबल नहीं होते। जैसे कि अगर मेरे को प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है अपने स्कूल के लिए और मैं लिख रही हूँ कि मुझे जो है ऐसा प्रिंसिपल चाहिए जिसकी एज अ प्रिंसिपल मिनिमम 15 ईयर से एक्सपीरियंस हो, तो 10 साल वाला, 12 साल वाला सोचेगा चल मैं 12 साल तो हुई, मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी है, मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मैं कहूँगी मुझे पोस्ट ग्रेजुएट बंदा ही चाहिए, तो जो ग्रेजुएट होगा वो भी कहेगा चल मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जो नॉन आपके मैचिंग बंदे होते हैं, नॉन मैचिंग रिक्वायरमेंट्स के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो भी कहते हैं कि चल हम अप्लाई कर देते हैं। तो अननेसेसरी भी डेटा आपके पास इकट्ठा हो जाता है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कीवर्ड है सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। एडवर्टाइजमेंट का है आपका कीवर्ड टॉप पोजीशन, सीनियर पोजीशन। एंड कैजुअल कॉलर्स का है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। अनसॉलिसिटेड जिनको आपने नहीं बुलाया, खुद ही आ गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। सो अगला आपका है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, ये सरकार द्वारा चलाए जाने वाले ऑफिस होते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट देने वाली दुकानें होती हैं या ऑफिस होते हैं, जहाँ पे चाहे स्किल्ड वर्कर हो चाहे अनस्किल्ड वर्कर हो, चाहे कोई ट्रेंड वर्कर हो चाहे अनट्रेंड वर्कर हो, वो जाके अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एरिया ऑफ वर्क लिखवा देता है। और जब भी किसी गवर्नमेंट को, सॉरी किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है डेटा की, वो पैसे देके या फिर वो जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से वो डेटा ले लेती है और उन लोगों को कॉल करके बुला लेती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, ये सरकारी है, ये अपने डेटास को अपग्रेड नहीं करते हैं, टाइम के साथ साथ आगे इम्प्रूव नहीं करते हैं, उनको अपडेट नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज तुमने अपना 2005 में अपना नाम लिखवाया, कंपनी को जरूरत पड़ी 2011 में, ठीक है, तो कंपनी वही 2005 वाला डेटा एज इट इज उठा के दे देगी। तो 2011 में जब मैं उस बंदे को कॉल करूंगी तो हो सकता है कि वो किसी और लेवल पे हो, कुछ और हो, तो वो मेरे लिए अनसूटेबल हो जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का दिया हुआ डेटा कई बार मैक्सिमम टाइम हमारे काम नहीं आता है। तो इसमें कीवर्ड्स हैं, ये सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा है।
सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, ठीक है। सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और अनस्किल्ड। ऑपरेटिव जॉब, ऑपरेटिव जॉब क्या होती है, आपकी प्रोडक्शन रिलेटेड ज़्यादा होती हैं, छोटी मीनियल लेवल की, सुपरवाइजरी लेवल तक की जॉब्स होती हैं। एंड ये जो है इसका नुकसान ये है कि इसके अंदर डेटा अपडेटेड नहीं होता है, सूटेबल कैंडिडेट्स आपको जनरली नहीं मिलते हैं। उसके बाद अब हम आएगा प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। सो प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट एग्जैक्टली होता क्या है। अब मेरी कंपनी है, लेट्स सपोज वर्लपूल, मेरी कंपनी का नाम है वर्लपूल, या मेरी कंपनी है पेप्सी, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मेरी कंपनी में बहुत सारा काम चल रहा है, बहुत सारा मैनेजमेंट वर्क रहता है जो कि हैंडल करने के लिए होता है। इतना टाइम लगाने का मेरे पास, मेरी कंपनी के पास ना ही एनर्जी है ना ही समय है कि लोगों का, अलग अलग लोगों को एडवर्टाइज करो, उनका इंटरव्यू लो, हजारों लाखों लोगों का, और उसमें से फिर बेस्ट को सिलेक्ट करो रखो, नहीं। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक कंपनी से बात करती हूँ, एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है जिसका काम ही क्या होता है, उस कंपनी का नाम होता है प्लेसमेंट एजेंसी। तो उस कंपनी का काम ही क्या होता है, वो अलग अलग बड़ी कंपनियों को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका मैचिंग बंदों का डेटा भेज देती है। जैसे कि अगर मैं एक कंपनी की मालिक हूँ और मेरी कंपनी में मुझे सपोज आपको जो है 2 अकाउंट्स के टीचर चाहिए, 4 मुझे मैथ्स के टीचर चाहिए, इस तरह से मुझे टीचर्स चाहिए, पर मेरे पास हायरिंग का टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाके सबके इंटरव्यूज लूँ, बिकॉज मुझे पढ़ाना भी है, पेपर्स भी चेक करने हैं, तो मेरे पास समय नहीं है जा जाके एक बंदे का प्रोफाइल चेक करने का। मैं ABCD कंसल्टेंट्स को बोलूंगी, प्लेसमेंट एजेंसी है ये, कि मुझे जो है ऐसे ऐसे अकाउंट्स के 2 टीचर अच्छे चाहिए, मुझे जो है मैथ्स के 4 टीचर अच्छे चाहिए, जिनका जो है क्वालिफिकेशन ये हो, जिनका वर्क एक्सपीरियंस इतना सारा हो, जिनकी इंग्लिश जो है वो जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, ये चीज़ें मैं बता दूंगी। जिनकी उम्र इतनी हो, इससे ज़्यादा ना हो ना इससे कम हो, इस तरह की बातें मैं उनको बताऊंगी। जिनकी ग्रेजुएशन में या स्कूलिंग में इतनी परसेंटेज ही आई हो, इससे कम नहीं चाहिए हो। तो अब ये प्लेसमेंट एजेंसी जो ABC कंसल्टेंट्स है, वो क्या करेगी, naukri.com पे जाएगी, अलग अलग जो है आपके ट्विटर नहीं, ट्विटर नहीं, वो कॉल इट लिंक्डइन, इन सब प्रोफाइल्स पे जाएगी, एंड मेरे से जो मेरी रिक्वायरमेंट है वैसा ही मैचिंग डेटा सर्च करके इन लोगों से खुद ही बात करेगी। वो कंपनी पूछेगी कि ऐसे ऐसे एक ऑफर निकला हुआ है, वहाँ पे टीचर्स का रिक्वायरमेंट है, इस तरह के जो है आपका सूटेबल कर रहा है बायोडेटा, क्या आप अप्लाई करना चाहेंगे, हम आपको जो है अच्छी सैलरी ऑफर करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस बेसिस पे वो मुझे जो है, अगर मुझे अकाउंट्स के 2 टीचर चाहिए तो मुझे 5 या 6 कैंडिडेट्स बेस्ट जो लगेंगे उस कंपनी को, उनका नाम रेफर करेगी। और मैथ्स के लिए अगर मुझे 4 टीचर्स चाहिए तो हो सकता है वो 10 टीचर्स मुझे आगे रेफर कर दे। मैं आगे फर्दर उनका इंटरव्यू लूंगी, मैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए उनको बुलाऊंगी, उसमें मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि आप मेरे लायक ये बंदा है या नहीं है। अगर मुझे मेरे लायक वो टीचर्स लगेंगे मेरी कंपनी के हिसाब से, मैं उन्हें हायर कर लूंगी। इसके बदले उस कंपनी का क्या फ़ायदा जो मुझे ये बंदे सिलेक्ट करके दे रही है, इसके बदले उस कंपनी को कमीशन मिलती है, जो मुझे ये सारा हायरिंग वर्क करके दे रही थी बैकग्राउंड में। मैं उससे 1 महीने की, जो उस बंदे को मैं हायर कर रही हूँ उसकी 1 महीने की जो सैलरी है उसका ही उतना ही इक्वल अमाउंट में उस कंपनी को भी दे दूंगी। तो उसको कमीशन काफ़ी अच्छा मिल जाता है, किसी बंदे के लिए 40,000, किसी में ₹1,00,000, किसी में ₹2,00,000, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हायरिंग दे आर डूइंग। तो ये जनरली जो है मिडल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को हायर करते हैं। ये अलग अलग कंपनी के जो मिडल एंड टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको कॉल करते हैं, उनको एंटाइज करते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, ये बताते हैं कि देखो बहुत अच्छा ऑफर निकला हुआ है तुम्हारे, इससे जो है पोजीशन बढ़ जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी, आओ अप्लाई कर दो। क्या प्लेसमेंट एजेंसी आप लोगों को क्लियर है? प्लेसमेंट एजेंसी के कीवर्ड क्या क्या हैं? सबसे पहले, ये वहाँ चीज़ों के लिए बढ़िया है, उस तरीके की सिचुएशन के लिए बढ़िया है जहाँ पे एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग चाहिए। एक्सटेंसिव स्क्रीन का मतलब है आपको बिल्कुल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट बंदा चाहिए। जैसे मैंने अपनी अपनी चीज़ें रख दी आगे कि मेरे को जो है उसके 12th एंड ग्रेजुएशन के अंदर इतनी परसेंटेज चाहिए चाहिए, उसकी उम्र ना इससे कम होनी चाहिए ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए, उसका वर्क एक्सपीरियंस इतना तो मिनिमम होना चाहिए, उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस इतनी होनी चाहिए, उसका वर्क एक्सपीरियंस जो है ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल डिफाइन स्पेसिफिक बता दिया मुझे ऐसा ही बंदा चाहिए। तो उसके लिए बहुत ही एक्सटेंसिव आपको चेकिंग करनी पड़ेगी। ऐसी चीज़ें बढ़िया होता है। जब मुझे टॉप एंड मिडल लेवल की पोजीशन भरनी है तब ये बहुत बढ़िया होता है। जब मेरे पास टाइम नहीं है और मैं दूसरे से काम करवाना चाहूँ तब ये बहुत बढ़िया है कि मेरे बिहाफ पे कोई और, मेरा मैं उसकी क्लाइंट हूँ और मेरे बिहाफ पे वो खुद ही बंदे को सर्च करके मुझे दे रहा है फाइनल सूटेबल नाम। नेक्स्ट हमारा आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। ये आपके स्कूल के सॉरी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में जाके, ठीक है, श्री गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ कॉलेज में जाके, आप जो है किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में जाके इंटरव्यूज ले रहे हो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को, और उनको फिर आगे फाइनल ईयर होते साथ ही उनको आप जो है अपने यहाँ पे जॉब दे देते हो,
तो उस कॉलेज से उठाए हुए बच्चे का, कॉलेज से इंटरव्यू सिलेक्ट किए हुए बच्चे को कैंपस रिक्रूटमेंट द्वारा लाया हुआ बच्चा कहते हैं, लाया हुआ एम्प्लॉय कहते हैं। ये समझ में आया? तो कैंपस रिक्रूटमेंट इज टेकिंग पीपल, इंटरव्यूइंग पीपल फ्रॉम द कॉलेजेस, फ्रॉम द कैंपस, फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज। ठीक है। देन अब आपका आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सो अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, ठीक है, और मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं अच्छे लेवल पे हूँ, मेरी बॉस के साथ काफ़ी बनती है, एंड कंपनी में एक वैकेंसी निकल रही है, मैं धीरे से बॉस के पास जाके बोलती हूँ कि ऐसे ऐसे मेरा नोन है गुरुवंश सिंह, ये बहुत बढ़िया बंदा है, काम में एकदम परफेक्ट है, जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट है वैसे बंदा है ये, इसको आप हायर कर लो, आप इसका एक इंटरव्यू लेके देख लो, ये पक्का आपके इंटरव्यू में परफेक्ट निकलेगा। तो अगर मैं एक जो अच्छी खासी एम्प्लॉय है अपनी कंपनी की, जो बहुत सालों से उस कंपनी से अटैच है, जिसके ऊपर कंपनी को बहुत ट्रस्ट है, जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी में, अगर वो किसी को रिकमेंड करती है किसी का नाम, ठीक है, तो कम क्या चांसेस है कि कंपनी उसके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेगी? कम चांसेस हैं कि ज़्यादा चांसेस हैं? ऑब्वियसली ज़्यादा चांसेस है। तो एम्प्लॉय रिकमेंडेशन के अंदर क्या होता है कि व्हेन यू रिकमेंड समवंस नेम, तो वहाँ पे उसकी एक एम्फोसाइज ज़्यादा बन जाता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा बन जाती है कि हाँ ये खुद भी भरोसे का आदमी है, तो कल को ये किसी का नाम रेफर करेगा तो हो सकता है देर आर गुड चांसेस कि वो भी भरोसे का इंसान हो, वो हमारे लायक इंसान हो। ठीक है, ये समझ में आया? आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। ये वर्ड आप कई बार सुनते होंगे, ठेकेदार। तो ठेकेदार क्या होता है? इज अ कॉन्ट्रैक्टर, जिसने आपका प्रोजेक्ट को पूरा करने का आपका साथ डीलिंग करा होता है कि मैं आपके प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा। तो ठेकेदार क्या करता है, उसके उसके नोन में, उसके कोलैबोरेशन में काफ़ी सारे अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जिनको काम वो करवाता है, जिनसे काम करवाने की ड्यूटी उस कॉन्ट्रैक्टर की है, कि ये प्रोजेक्ट मिला, जैसे घर बनाने का ही काम हो जाता है। अब घर मुझे अपना अगर बनवाना है तो मैं खुद उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जगह मैं कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेती हूँ, ठेकेदार को हायर कर लेती हूँ, और वो उसके अंडर बहुत सारे अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स काम करते हैं, जो कि चिनाई बना ये सारा बनाने का, घर का सारा काम वो कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन का। अब इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? फ़ायदा तो ये है कि आपकी सिरदर्दी हट गई, वो ठेकेदार सारा हैंडल करेगा, आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे देगा। दूसरा, इसकी सिरदर्दी क्या है? अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर से झगड़ा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आपका काम करने से मना कर देता है और कॉन्ट्रैक्टर आपको छोड़ के चले जाता है, तो उसके पीछे पीछे दैट बटालियन ऑफ एसएमई स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर विल आल्सो गो। तो जहां जहां वो ठेकेदार जाएगा उसके पीछे पीछे उसके वर्कर्स भी चले जाएंगे। तो अगर आपकी ठेकेदार के साथ प्रॉब्लम हुई तो मतलब आपका काम वहीं बीच में रह गया, आपको पूरा ठेकेदार हायर करना पड़ेगा, और वो ठेकेदार अपने साथ अपने अलग वर्कर्स लेकर आएगा। तो दैट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो इसके अंदर आपको अनस्किल्ड वर्कर्स, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्क होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर होता है, जहां जहां वो कॉन्ट्रैक्टर जाता है साथ में उसकी लेबर भी उसके साथ मूव करती है। नाउ अगला है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। तो ये जैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट होती है, एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन भी बिल्कुल वैसे ही होता है। इसमें आप टीवी में ऐड देते हो, अगेन जो है हायर लेवल, जो टॉप लेवल जो पोस्ट होती है उनको फिल करने के लिए होती है। आप टीवी में अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो देते हो, अपनी कंपनी के बारे में बताते हो, मेरी कंपनी ये है, इस एरिया में काम कर रही है, और हमें इस तरीके के एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनका एक्सपीरियंस इतना हो, जिनका क्वालिफिकेशन ऐसा ऐसा हो। देन आता है वेब पब्लिशिंग। आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, सबसे ज़्यादा हिट है, वो है वेब पब्लिशिंग, जिसका बेस्ट एग्जांपल है monster.com, naukri.com। इसके अंदर क्या होता है, जिसको नौकरी चाहिए होती है वो अपना पूरा रेज्यूमे, पूरा बायोडाटा डाल देता है, जिसके अंदर अपनी वो सारी क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब लिख देता है। वहीं पे कंपनी को भी जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी को जिस तरीके की एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी सारी की सारी कंपनीज जो है अपना वहाँ पे इन्वेस्टिंग कर देती हैं कि हमें जो है हमारी कंपनी को इस तरीके के लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो जॉब सीकर उस कंपनी पे क्लिक करके, उस कंपनी की प्रोफाइल पे क्लिक करके अपनी पोजीशंस देख सकते हैं कि उनको क्या मैचिंग है, अगर उनको मैच करी तो जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। सिमिलरली कंपनीज भी जो है naukri.com हो गया, monster.com पे खुद भी सर्च करके अपना मैचिंग बंदा फिल्टर्स लगा के वो फाइंड आउट कर सकती हैं। तो ये वेब पब्लिशिंग आजकल बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है। तो पेपर में अगर आ गया कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा फेमस होने वाला कौन सा तरीका है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, तो आप बोलोगे वेब पब्लिशिंग। अब आपको पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये मैं बताती हूँ। जैसे 2 और 3 फ्रेंड्स मिले और उनका आपस में डिस्कशन हो रहा है कि उनकी रिक्रूटमेंट कैसे कैसे हुई। उसके अंदर एक जो है, लेट्स सपोज कीरत है, कीरत कहता है कि मैंने तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखी थी, न्यूज़पेपर में ऐड देखी और मैंने जाके जो है इंटरव्यू दे दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया।
तो बताओ उसकी कौन सी रिक्रूटमेंट हुई? तो उसका आंसर हो गया एडवर्टाइजमेंट। वहीं पे अंकित कहता है कि मेरे को तो एक कंपनी का कॉल आया था, एबीसी करके कुछ एक कंपनी का कॉल आया था, और उन्होंने बोला था कि सेकंड किसी और क्लाइंट कंपनी के पास जॉब निकली हुई है, एंड उन्होंने फिर मेरा तो है इंटरव्यू वगैरह लिया और मुझे फिर मेन क्लाइंट कंपनी में भेज दिया, फिर मेरी हायरिंग हो गई। ठीक है, तो बताओ ये कौन सी पोजीशन फिल हुई है? तो ये है प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा। फिर प्रियांशी बोलती है कि मैंने तो जब कॉलेज में पढ़ रही थी तभी मेरा इंटरव्यू हो गया था, और मैंने जैसे फाइनल के एग्जाम्स क्लियर करे मुझे इन्होंने हायर कर लिया। तो ये आपका कौन सा हुआ? ये आपका कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया। गुरुवंश कहता है मेरे चाचा जी एक कंपनी में काम करते थे, उन्होंने मेरे बारे में जाके बात करी और उन्होंने फिर मुझे बुलाया, मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरे को सिलेक्शन कर लिया। तो बताओ ये कौन सा इंटरव्यू हुआ, कौन सा सिलेक्शन हुआ, कौन सा रिक्रूटमेंट हुआ? ये आपका हो गया रिकमेंडेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। फिर पूनम जो है वो कहती है कि मैंने तो इंटरनेट पे अपना बायोडाटा डाला था और वहीं पे मुझे एक कंपनी का दिख गया था, उनको रिक्वायरमेंट है एसोसिएट बिजनेस स्टडीज की टीचर की, सारा कुछ मैच कर रहा था, मैंने जाकर इंटरव्यू दे दिया, उन्होंने मुझसे सवाल जवाब करे, तो उससे समझ में आ गया हमारे को, उसने सिलेक्ट कर लिया, तो मेरी ऐसे लग गई। तो बताओ हमारा कौन सा सोर्स हो गया जी? तो ये हो गया वेब पब्लिशिंग। फिर एक और बंदा होता है वो कहता है कि हमने तो कंपनी के बाहर बोर्ड पे लगा हुआ देखा था कि रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है आपको, मेरे को दिहाड़ी के हिसाब से उन्होंने रख लिया। तो बताओ उनकी कौन सी रिक्रूटमेंट हुई? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई। फिर अगला एक और आता है बंदा, वो कहता है कि मैं तो कंपनी में गया था, अपना बायोडेटा मैंने सबमिट करा दिया, उस वक्त तो उनके नौकरी की रिक्वायरमेंट थी नहीं, बट थोड़े दिनों बाद मुझे कॉल आ गया कि ऐसे ऐसे आपका बायोडाटा आप देखे गए थे और अब हमें रिक्वायरमेंट आई है, आप नौकरी करना चाहोगे तो आके इंटरव्यू दे दो। तो मैं चला गया। तो ये कौन सी हायरिंग हुई? ये हुई कैजुअल कॉलर। फिर वहीं पे एक और पर्सन है वो कहता है कि मैं तो एम्प्लॉयमेंट आपका जो है सरकारी एक ऑफिस में गया था, वहां पे मैंने अपना नाम लिखवा दिया था, अगले दिन मुझे कंपनी का बाई चांस कॉल आ गया और मुझे हायर कर लिया गया। ठीक है, सरकारी कंपनी ने मेरा नाम जो है आगे किसी दूसरी कंपनी में दे दिया था, तो वो सरकारी कंपनी जो है वो हो गई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देन एक और बंदा जो है वो वहां पे चाय वाय दे रहा था या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, उसने बोला कि हमारा तो ठेकेदार जो था ना, उसने जो है हमें जहाँ जहाँ वो जाता है हमारे को अपने साथ काम दिलवा देता है, वो जहाँ जहाँ पे जाता रहता है हम उसके हिसाब से काम करते चले जाते हैं। तो बताओ बीच में हमारा जो ठेकेदार था उसकी लड़ाई हो गई, तो हमने वो काम बीच में ही छोड़ दिया। तो बताओ ये कौन सी रिक्रूटमेंट है? ये आपकी लेबर कॉन्ट्रैक्टर वाली रिक्रूटमेंट थी। कोई डाउट? इसके अंदर वेब पब्लिशिंग, प्लेसमेंट एजेंसी, रिकमेंडेशन, कैंपस रिक्रूटमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और कैजुअल कॉलर्स ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, प्लेसमेंट एजेंसी, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन एंड वेब पब्लिशिंग, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जैसे ही इंटरनल सोर्स के बहुत सारे फायदे और नुकसान थे, एक्सटर्नल सोर्सेज के भी कुछ फायदे और नुकसान होते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। आपका पहला फायदा है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, आपको क्वालिफाइड लोग मिल जाते हैं, एग्जैक्ट वैसे लोग मिल जाते हैं जैसे आपको चाहिए। आपकी एकदम जो जो आपकी ख्वाहिशें होती है उस जॉब की पोजीशन को फिल करने के लिए कि ऐसा बंदा ही चाहिए, इसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्वालिफाइड बंदा मिलता है। आप किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो तो कि चल थोड़ा कम पड़ा चलाएगा, नहीं, आप पूरे पूरा क्वालिफाइड इंसान को हायर करते हो और आगे उनको फर्दर ट्रेन करते हो। सेकेंड आपको जो बेनिफिट मिलता है वाइडर चॉइस, आपके पास ऑप्शंस बड़ी सारी हो जाती हैं, बिकॉज आप मास लेवल पे जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, लोगों को हायर करने के लिए बुला रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो। सो आपके पास सिलेक्ट करने के लिए काफ़ी बड़ा पूल क्रिएट हो जाता है, जिसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से बेस्ट बंदों को सिलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेश टैलेंट आता है, आपके पास ऑप्शन बढ़ जाती है, तो इंटरव्यू लेना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, समय वगैरह आपका बहुत लगता है, थका देता है। पर आपके पास जो बंदे आते हैं वो फ्रेश आइडियाज़ के, नई सोच के, नए तरीके के बंदे आ जाते हैं। पुराना इंसान जो है वो कितना आपको नए आइडियाज़ दे देगा, नया इंसान एकदम फ्रेश ब्लड का इन्फ्यूज़ करता है, फ्रेश आपको माइंडसेट को इन्फ्यूज़ करता है। देन कॉम्पिटिटिव, अगर आपके एग्जिस्टिंग स्टाफ को दिख रहा है, जो ऑलरेडी आपके साथ कंपनी में काम कर रहे हैं लोग, उनको ये दिख रहा है कि कंपनी तो बाहर वालों को हायर कर रही है, तो हो सकता है कि मुझसे पहले ये बाहर वाले को प्रमोशन मिल जाए। इस चीज़ के डर में वो एम्प्लॉय क्या करेगा, वो ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि अब उसको ये डर आ गया है कि मैंने मेहनत नहीं करी तो ये मुझे प्रमोट नहीं करेंगे और हो सकता है मुझे निकाल भी दें, क्योंकि ये तो बाहर के बंदे भी हायर कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस
दोनों को बहुत बढ़ा देगी। अब हम पढ़ते हैं कुछ लिमिटेशंस से में। आप ये चीज़ याद रखना, जो आपके इंटरनल के फायदे हैं वो एक्सटर्नल के नुकसान है, और जो एक्सटर्नल के फायदे हैं वो इंटरनल का नुकसान है, दोनों ऑपोजिट में चलते हैं। ठीक है, तो जो आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाएगा। पहले तो आराम से बैठे थे, सब बढ़िया चल रहा था, पता था एक ने आगे आगे बढ़ गया है तो अगला नंबर मेरा ही है, मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा, तो दे वर हैप्पी, दे वर सेटिस्फाइड, कंपनी इज गोइंग वेल लाइक अ गवर्नमेंट जॉब। बट नाउ द कंपनी इज हायरिंग द पीपल फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी ऑल्सो, सो द पीपल बिकम डिससेटिस्फाइड। उनकी तो शांति भंग हो गई, क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी हट गई। जहां उन्हें पहले श्योरिटी थी कि मैं कुछ करूँ ना करूँ मुझे प्रमोशन मिलनी मिलनी है, और अब वो चांसेस कम हो गए, अब मैंने काम नहीं करा तो मुझे तो प्रमोशन नहीं मिलने वाला। तो उसकी कंपनी के साथ लेके जो सेटिस्फैक्शन थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर भय आ जाएगा, उसके अंदर वह डर आ जाएगा कि मेरा जो है आगे ग्रोथ हो या ना हो। तो ये एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट। सेकेंड पॉइंट, जब हम इंटरनली बंदे को हायर कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कैसा वो काम कर रहा है, अच्छा काम करता है, बुरा कर रहा है, इसकी कमियां क्या है, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, वी नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन। बट व्हेन वी आर हायरिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड, जब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही एक्सटेंसिव इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं, बहुत अच्छे से समझना पड़ता है सामने वाले की साइकी को, फिर हायर हम करते हैं। तो ये बहुत ही लेंदी और थका देने वाला प्रोसेस बन जाता है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन होती है। बट दो आपका प्रोसेस लंबा है, बट आपको जो फाइनल रिजल्ट आता है वो जनरली अच्छा होता है। नेक्स्ट, सो आपका जो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एक कॉस्टली प्रोसेस भी होता है। अब आप कहीं पे ऐड दोगे, किसी कंसल्टेंट को हायर करोगे, ज़्यादा के इंटरव्यूज लोगे, तो आपका समय और पैसा दोनों बहुत लगता है। तो इट्स नॉट अ वेरी सस्ता प्रोसेस कि आप जो है फटाफट कर लिया और हो गया, समय भी बच गया, पैसा भी बच गया, नहीं। आपका पैसा और आपका समय दोनों इसमें खर्च होते हैं। ये आपकी एक्सटर्नल सोर्स की कमियां हैं। बट आप जो है सारी कमियां और अच्छाइयों को देखें तो एक्सटर्नल सोर्स कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा वैरायटी ऑफर करता है, ज़्यादा बेटर एम्प्लॉयज़ को ऑफर करता है, एंड कंपटीशन की स्पिरिट को बढ़ाता है, जो कि अच्छा है कंपनी।